हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग लगा रहे हैं आज वीसन का टेस्ट नंबर 5। हम लोग ने 80 क्वेश्चंस करे, अब आगे के देखेंगे। फर्स्ट सॉरी, थोड़े दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अब कंटिन्यू अपलोड होंगे। और आप लगातार टेस्ट लगाइए। अगर आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं डेली 50 100 जितने लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और समझने में भी दिक्कत होती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं एक सही है, दूसरा सही है और जल्दी से आप इनको कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए हम, क्योंकि टाइम कम है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भक्ति संत रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया था। दूसरा, वे कबीर के लेखन से बहुत प्रभावित थे। तो बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो 81 का हमारा ए सही है। देखिए, रामानंद जो थे वो 14वीं सदी के वैष्णव कवि थे। कौन से थे? वैष्णव कवि थे वो। 14वीं सदी के टाइम के थे। इनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग इलाहाबाद में। तथा वो प्रयाग के अलावा बनारस में भी रहते थे। वह रामानुज के अनुयायी थे। जो रामानंद थे वो रामानुज के अनुयायी थे। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया था। जो रामानंद थे, ठीक है, उन्होंने क्या है, विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया था। उन्होंने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया। जो भक्ति का उपदेश थे चारों वर्णों के लोगों को दिया, और जाति के लोगों को, और सभी जाति के लोगों को, जिनमें निम्न जाति के लोग भी शामिल थे, उनको अपना शिष्य बनाया। मतलब इन्होंने सारी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। देखिए, दूसरा सही नहीं है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीर जो थे वो 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, ठीक है, जिन्होंने जिनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया था। देखिए, टाइमिंग मैं आपको बताती आ रही हूँ कि अब हिस्ट्री में टाइमिंग याद रखिए। देखिए, रामायण 14वीं सदी और कवि उसके बाद 15वीं सदी के थे, ठीक है, जिनने क्या है, लेखन में हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया था। वह वाराणसी में संत रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो ये संत रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने और उनके लेखन से काफ़ी प्रभावित थे। रामानंद को वैष्णव भक्ति के लिए जाना जाता है तथा अद्वैतवाद के दर्शन की ओर उनका विशेष झुकाव था। अ, रामानंद जो थे वो वैष्णव भक्ति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और अद्वैतवाद के दर्शन की ओर उनका विशेष झुकाव था। जहाँ तक है कि अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। जो उस अद्वैतवाद में क्या है, जो ईश्वर है वो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु में है। रामानंद ने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया तथा विभिन्न जातियों के लोगों को एक रसोई घर में खाना पकाने और साथ बैठकर भोजन करने पर लगे प्रतिबंध को मानने से भी इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो जाति व्यवस्था है उसको नहीं माना। भक्ति का उपदेश चारों वर्णों को दिया। उन्होंने सभी जाति के लोगों को, जिसमें निम्न जाति के लोग भी शामिल थे, उनको अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार उनके शिष्यों में रविदास एक चर्मकार, कबीरदास एक जुलाहा, सेना एक नाई, एक सधन, एक कसाई शामिल थे। नामदेव ने भी अपने शिष्य बनाने में ऐसी उदारता का परिचय दिया था। 81 का हमारा ए सही है, मतलब पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। अब 82 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाण स्थल मौजूद थी? ए बिहार, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। देखिए, 82 का हमारा सी सही है। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्तित्व में आई, ठीक है। तो दूसरी सहस्त्राब्दी जो ईसा पूर्व के टाइम क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके विभिन्न भागों में कई क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्तित्व में आई। ये संस्कृतियां ना तो शहरी थी ना ही हड़प्पा संस्कृति की तरह थी। ना तो ये शहरी थी ना ही हड़प्पा संस्कृति की तरह थी, बल्कि इन संस्कृतियों की विशेषता पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल करना था। इनकी विशेषता क्या थी? पत्थर और तांबे के औजार यूज करना था। तथा अतः इन संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से जाना गया, ठीक है। ताम्र पाषाण संस्कृति कहा गया। पत्थर और तांबे के औजार यूज करते थे। ताम्र पाषाण संस्कृति अपनी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर पहचानी जाती थी। जैसे इनकी, मतलब जहाँ पे ये थी उसके आधार पर इन्हें पहचानते थे। देखिए, जो जोरवे संस्कृति थी वो महाराष्ट्र की थी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट ताम्र पाषाण संस्कृति है। जोरवे कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जो वर्तमान राज्य की पश्चिमी तटीय क्षेत्र और उत्तर पूर्व में विदर्भ को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में फैली हुई है, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र और उत्तर पूर्व विदर्भ को छोड़कर पूरे राज्य में है। इस संस्कृति का नाम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे नामक स्थान पर रखा गया है। तो जोरवे कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कायथ संस्कृति का नाम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित कायथ नामक स्थान पर रखा गया। तो कायथ कहाँ की है? एमपी की, याद रखिए, मध्य प्रदेश की,
ठीक है, जो उज्जैन में कायद नामक स्थान से इसका नाम है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अब तक कायद संस्कृति से संबंधित 40 से अधिक बस्तियों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर कायद संस्कृति से रिलेटेड 40 से अधिक बस्तियों की खोज हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश चंबल नदी की सहायक नदियों पर स्थित है। जिनमें से अधिकांश कहाँ है? चंबल नदी की सहायक नदियों पर। जो आहर संस्कृति है वो भारत की प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, जो आहर संस्कृति है वो भारत की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से एक है। इसका आकलन स्थल से उपलब्ध सामग्रियों की रेडियो कार्बन स्थिति निर्धारण से किया गया है। इसका टाइमिंग कैसे पता करते हैं? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण से। इस संस्कृति का नाम राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आहर नामक स्थान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो राजस्थान है, ठीक है, उसमें उदयपुर जिले में स्थित आहर नामक स्थान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, आहर संस्कृति। तो 82 का हमारा सी सही है। अब जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र की है, मतलब महाराष्ट्र में स्थित थी। अब 83 देखते हैं, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी के नाम से जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? ए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। बी, ये भारत के महापाषाणकालीन स्थल थे। सी, ये सतवाहन वंश के शासन वाले क्षेत्र थे। डी, ये बुद्ध के समय महाजनपदों की राजधानियां थी। बताना है। देखिए, बुद्ध काल में, इसका 83 का डी सही है। बुद्ध काल में महाजनपद नाम से 16 बड़े राज्य विद्यमान थे। ठीक है, जो बुद्ध काल था उसमें क्या था? महाजनपद नाम से 16 बड़े राज्य थे। इनमें से अधिकांश महाजनपद विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में तथा उत्तर पश्चिम सीमांत से लेकर बिहार तक स्थित थे। जो कहाँ थे? जो विंध्य पर्वत श्रृंखला थी उसके उत्तर में थे और उत्तर पश्चिम सीमांत से लेकर बिहार तक इसके बीच में थे। अंग जनपद में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे। अंग जनपद में क्या था? बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले थे। यह मगध के पूर्व और राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित था। जो अंग था वो मगध के पूर्व राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित था। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अंग को मगध ने हड़प लिया था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य क्या है? अंग को मगध ने हड़प लिया था। कौशल जनपद के में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल थे। जो कौशल जनपद था उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल थे। तब श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती जैसे बड़े शहरों को अपने नियंत्रण में रखकर कौशल एक संपन्न राज्य बन गया था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र का जनजातीय क्षेत्र भी शामिल था। ध्यातव्य है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी कपिलवस्तु क्षेत्र में हुआ था। जो बुद्ध थे उनका जन्म भी कपिलवस्तु क्षेत्र में हुआ था। पश्चिम में यमुना नदी के तट पर वत्स जनपद था। ठीक है, यमुना नदी के तट पर था वत्स जनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स कुरु वंश के थे जो हस्तिनापुर छोड़कर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में बस गए थे। तो डी सही है इसका। तो 83 का हमारा डी सही है। 84 देखते हैं, मुगल काल के संदर्भ में खुदकाश्त किसानों का एक वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह किसानों का वह वर्ग था जो अपने द्वारा जोती गई भूमि का स्वामित्व भी रखते थे। दूसरा, उन्हें भू राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। तीसरा, मुजारियान द्वारा प्राय उनका शोषण किया जाता था। इनमें से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल तीन, सी एक और दो, डी दो और तीन। तो 84 का हमारा ए सही है। मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसानों की थी। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? किसान की। हालांकि ये सभी सजातीय समूह के नहीं थे, मतलब एक से समूह के नहीं थे। एक तरफ का प्रतिष्ठित समृद्ध किसान खुद और मुकद्दम दिल्ली सल्तनत के दौरान खुदकाश मुगल काल के दौरान करते थे। मतलब कुछ तो समृद्ध किसान थे, जैसे दिल्ली सल्तनत के दौरान का जैसे उनके नाम थे खुद और मुकद्दम। ठीक है, और मुगल काल के दौरान खुदकाश्त बोलते थे उन्हें। ठीक है, जिसके पास बहुत अधिक भूजोत थी। ठीक है, उनके पास ज़्यादा भूमि थी और वे किराए के मजदूरों की सहायता से ज़मीनों पर खेती करते थे। मतलब जब ज़मीन मतलब इन पर ज़्यादा थी तो वो मजदूर रख लेते थे। खुदकाश समृद्ध किसान थे जो एक बहुत बड़े भूभाग के और कृषि संबंधी औजारों के स्वामी होते थे। ठीक है, खुदकाश प्रथागत दर कस्टमरी रेट के भू राजस्व का भुगतान करते थे। ठीक है, जो प्रथागत दर होती थी उसी से वो भू राजस्व देते थे। इनमें से कुछ खुदकाश्तों के पास बहुत से हल थे और बैल थे जिन्हें वे अपने गरीब साथियों यानी कि काश्तकारों या मुजारियान को इस्तेमाल के लिए देते थे। ठीक है, काश्तकार या मुजारियान उच्चतम दरों पर भू राजस्व का भुगतान किया करते थे। जो काश्तकार थे वो सबसे ज़्यादा भू राजस्व देते थे। ये दो समूह ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसानों में सबसे बड़े वर्ग थे। ठीक है, तो ये जो समूह थे किसानों में सबसे बड़े वर्ग थे।
खुदकाश स्वयं को गाँव का मूल निवासी कहते थे और प्राय एक ही प्रमुख जाति अथवा जातियों के होते थे। वे जातियां न केवल गाँव के समाज में प्रभावशाली थी अपितु अन्य जातियों या कमजोर वर्गों का शोषण भी किया करती थी। इसी तरह प्राय जमींदार इनका शोषण करते थे। ठीक है। मुजरियान खुदकाश के गांव से ही संबंध रखते थे, लेकिन उनके पास ना तो भूमि थी और ना ही कृषि औजार, इसलिए वे इनकी आपूर्ति के लिए खुदकाश पर निर्भर रहते थे। ठीक है। मुजारियान जो थे मतलब वो उसी गांव से थे, लेकिन उनके पास भूमि औजार नहीं थे, वो उसके लिए खुदकाश पे निर्भर रहते थे। तो 84 का हमारा ए सही है, केवल एक सही है। ठीक है। अब 85 देखते हैं। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह शहर पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। दूसरा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की गुजरात विजय के बाद करवाया गया था। तो बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। 85 का हमारा बी सही है। आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक शहर है। जो फतेहपुर सीकरी है वो आगरा में स्थित है। ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, उसमें निर्मित एक शहर है। इसका निर्माण मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनके सम्मान में। अकबर ने इस शहर को अपनी राजधानी के तौर पर बनवाया था। ठीक है। तो उसने अपनी राजधानी की तरह से बनवाया था, लेकिन पानी की कमी के कारण अकबर को इसे छोड़ना पड़ा। जिसके कारण अकबर को इसे छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इनकी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1585 के मध्य किया गया। ठीक है। तो इस शहर की योजना मूल रूप से आयताकार थी। तो इसकी योजना कैसी थी? आयताकार थी, जिसमें सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति से बनी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह योजना कुशल या नियोजित जल निकासी तथा जल प्रबंधन प्रणाली को प्रतिबिंबित करती थी। तो ये योजना दिखाती थी कुशल और नियोजित जल निकासी या जल प्रबंधन प्रणाली। इसमें स्थित इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है। इसमें जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया गया लाल बलुआ पत्थर से, जिनमें संगमरमर का बहुत कम उपयोग किया गया। इसमें संगमरमर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी इमारतें इसमें बनी थी। एक है दीवाने आम दर्शकों का हॉल। दीवानिया मतलब जो आम दर्शकों का हॉल होता है। बरामदों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, इसमें बहुत सारे बरामदे थे। ये श्रृंखला पश्चिम में बादशाह का तख्त, जिसे एक ऊंचे चबूतरे पर उठे हुए कक्ष के रूप में निर्मित किया गया है। ठीक है। पश्चिम में क्या है? बादशाह का तख्त होता है, बनाए जाने के कारण बीच में टूट जाती है। ये देखिए इसमें क्या है? दीवानियम बरामदों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। ये श्रृंखला मतलब एक बरामदों की श्रृंखला है। जो ये श्रृंखला है पश्चिम में क्या है? बादशाह का तख्त है, जिसके कारण ये बरामदों की श्रृंखला बीच से टूट जाती है। ठीक है। बादशाह के तख्त को पत्थर के छिद्रित पटकों द्वारा बाकी हिस्सों से पृथक किया जाता है और इसके ऊपर पत्थर की ढालदार छत है। ये कक्ष इस विशाल दरबार के साथ संकुलित शाही महल परिसर से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके उत्तर की ओर एक इमारत है, जिसे दीवाने खास निजी दर्शकों का हॉल के साथ नाम से जाना जाता है। दीवाने खास मतलब निजी दर्शकों का हॉल। इसे ज्वेल हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। अब पंचमहल क्या है? इसमें स्थित बेहतरीन कलाकारी वाला एक अन्य स्मारक है, जो पूर्णतः स्तंभों पर खड़ी एक अद्भुत 5 मंजिला इमारत है। ठीक है। ये स्तंभों पर खड़ी है पंचमहल और 5 मंजिला इमारत है। इसे फारसी बदगीर या हवादार विंड कैचर मीनार के पैटर्न पर असममित रूप से निर्मित किया गया है। फतेहपुर सीकरी में स्थित कुछ अन्य स्मारकों में तुर्की सुल्ताना का निवास, अनूप ताल, आदित्य पुल, दीवान खाना ए खास, ठीक है, ख्वाबगाह, शयन कक्ष, जोधाबाई का महल, बीरबल का आवास, कारवा सराय, हरम सरा, ठीक है, स्नानागार, अस्तबल और हिरन मीनार शामिल है। जोधाबाई का महल इस आवासीय परिसर की सबसे बड़ी इमारत है, जिसमें उत्कृष्ट नक्काशीदार आंतरिक खंभे, बालकनी, पत्थर की जालीदार खिड़कियां, उत्तर और दक्षिण की ओर आसमानी नीली धारदारी छत है। वास्तुकला की दृष्टि से सभी इमारतें स्वदेशी और फारसी शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी में धार्मिक स्मारकों में से एक पहाड़ी पर स्थित जामा मस्जिद सबसे पुरानी इमारत है। ठीक है। तो जामा मस्जिद सबसे पुरानी इमारत है। इसका निर्माण मतलब धार्मिक स्मारकों में सबसे पुरानी है। इसका निर्माण 1571-72 ईस्वी 1571 से 72 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इस मस्जिद में शेख सलीम चिश्ती सफ़ेद संगमरमर से निर्मित फतेहपुर सीकरी की एकमात्र इमारत का मकबरा है। ठीक है।
ठीक है। जामा मस्जिद में जो शेख सलीम चिश्ती है उनका मकबरा है, जो मतलब एक संगमरमर से निर्मित एकमात्र इमारत है। ये एक वर्गाकार कक्ष है जिसमें दीवार वाला एक बरामदा है। इसमें बेहतरीन डिजाइन के जालीदार पैनल लगे हुए हैं। दरबार के दक्षिण में एक भव्य संरचना है जिसमें बुलंद दरवाजा, एक ऊंचा दरवाजा कहा जाता है। ठीक है। दरबार के दक्षिण में क्या एक भव्य संरचना है जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसे 1601-1602 ईस्वी में गुजरात पर अकबर की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो 85 का हमारा केवल 20 सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। 86 देखते हैं। अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत की आर्थिक जनगणना के साथ साथ किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये वैसा दिख रहा है। दूसरा, इसमें केवल गैर खाद्य पदार्थों से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर व्यय के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है। तो बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 86 का हमारा डी सही है। देखिए, आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ है द्वारा अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। तो जो अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण है, ठीक है, वो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है हर 5 वर्ष में। एक लंबे अंतराल के बाद इस सर्वेक्षण को फिर से शुरू किया जाएगा। इस सर्वेक्षण को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा संपन्न किया जाता है। दातव्य है कि एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो एनएसओ है वो क्या है? जो हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उसके अधीन कार्य करता है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को आमतौर पर 5 वर्ष के अंतराल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पर किया जाता है। तो इसको 5 वर्ष के अंतराल में करते हैं। एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण घरेलू उपभोक्ता प्रति व्यक्ति मासिक व्यय और एमपीसी वर्गों में घरों और व्यक्तियों के वितरण का एक अनुमानित आंकड़ा पेश करता है। ठीक है, तो ये देखता है, एक सेकेंड, जो घरेलू उपभोक्ता है वो मतलब मासिक कितना खर्च करते हैं। ठीक है, इसे घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं, खाद्य और गैर खाद्य पर की खपत पर खर्च के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं वो मतलब जो खाद्य और गैर खाद्य दोनों वस्तुओं पर कितना खर्च करते हैं मासिक। ठीक है, आंकड़े जारी होने के बाद प्राप्त परिणामों का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी और अन्य सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों के पुनर्निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए इसका फिर यूज़ करते हैं। तो 86 का हमारा डी सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है। अब 87 देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवाद उभर कर सामने आए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा केवल असम के साथ साझा करता है। दूसरा, मेघालय अपनी सीमा असम और त्रिपुरा के साथ साझा करता है। तीसरा, सिक्किम अपनी सीमा असम और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। तो बताना है कौन से सही है। ए केवल एक, बी केवल 2 3, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। 87 का हमारा डी सही है। देखिए, हाल ही में मेघालय के पश्चात असम ने पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, तो मेघालय के बाद असम ने, जो उसका पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ सीमा विवाद के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा असम और नागालैंड के साथ साझा करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसके साथ, आप देख रहे हैं मैप में नीचे, अरुणाचल प्रदेश असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। मेघालय दक्षिण में बांग्लादेश के मयमनसिंह और सिलहट प्रखंडों द्वारा, पश्चिम में बांग्लादेश के रंगपुर प्रखंड द्वारा और उत्तर और पूर्व में भारत के असम राज्य से घिरा है। तो आप देख सकते हैं मेघालय को। ठीक है, मेघालय आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे शिलोंग लिखा हुआ है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय अपनी सीमा बांग्लादेश और असम के साथ साझा करता है। इसके बाद देखते हैं सिक्किम उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल की प्रांत संख्या 1 तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल ना कि असम से सीमा साझा करता है। तो आप सिक्किम का देख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल से, असम से नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, भूटान से करता है, नेपाल से करता है, तिब्बत से कर रहा है,
सिक्किम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो 87 का डी यानी कि तीनों ही गलत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है, मैं आपको बताया कि असम के साथ, नागालैंड के साथ भी सीमा साझा करता है, आपने देखा। मेघालय जो है वो अपनी सीमा असम के त्रिपुरा के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, आपने मैप में देखा। और जो सिक्किम है, ठीक है, वो अपनी सीमा जो है असम के साथ साझा नहीं करता, पश्चिम बंगाल के साथ करता है। तो आप खुद से मैप बना बना के देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। 88 देखते हैं क्वेश्चन। 2+2 संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर भारत तथा उसके सहयोगी देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। दूसरा, वर्तमान में भारत ने केवल रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 संवाद किया है। बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। 88 का हमारा ए सही है। देखिए, हाल ही में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथे 2+2 संवाद का आयोजन किया गया। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद हुआ है। 2+2 संवाद रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। तो जो 2+2 संवाद है, वो रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी जो मामले होते हैं, उसमें भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। ठीक है, तो विदेश और रक्षा मंत्री बैठते हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भागीदारों को तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, अत्यधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध निर्मित करने हेतु दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की रणनीतिक चिंता और संवेदनशीलता को बेहतर ढंग से समझने तथा उनका मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। भारत अपने 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों अर्थात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस के साथ 2+2 संवाद करता है। तो किन किन के साथ करता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ, याद रखिए। रूस को छोड़कर अन्य तीनों देश क्वाड में भारत के भागीदार भी हैं। 88 का हमारा ए सही है, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। अब 89 देखते हैं। यह सबसे महान राष्ट्रकूट शासकों में से एक थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राजधानी नगर मान्यखेत को इंद्र के नगर जैसा उत्कृष्ट बनाया था। वे स्वयं एक महान कवि थे और उनके द्वारा रचित कवि राजमार्ग कविताओं पर सबसे आरंभिक कन्नड़ कृति है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? ए कृष्ण प्रथम, बी ध्रुव, सी अमोघवर्ष प्रथम, डी कृष्ण तृतीय। बताइए। तो 89 का हमारा सी सही है। देखिए, संभवतः गोविंद तृतीय 793 से 814 और अमोघवर्ष प्रथम 1814 से 1878 सबसे महानतम राष्ट्रकूट शासक थे। तो गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष प्रथम सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे। कन्नौज के नागभट्ट के विरुद्ध एक सफल अभियान तथा मालवा पर अधिकार करने के उपरांत गोविंद तृतीय ने दक्षिण की ओर रुख किया। ठीक है, तो कन्नौज के जो नागभट्ट थे, उनके विरुद्ध एक सफल अभियान किया और मालवा पर अधिकार करने के उपरांत गोविंद तृतीय जो था, उसने दक्षिण की ओर रुख किया। हमें एक शिलालेख से पता चलता है कि गोविंद ने केरल को भयभीत कर दिया था और पांड्य, चोल राजा और पल्लवों को पीछे छोड़ दिया। कर्नाटक के गंग जो आधारहीन हो गए थे, उन्हें जकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, लंका के राजा, उनका मंत्री जो अपने स्वयं के हितों के प्रति लापरवाह थे, उनको पकड़ लिया गया और कैद कर हालपुर लाया गया। लंका के देवताओं की 2 मूर्तियों को मानखेत लाया गया और शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों की भांति स्थापित किया गया। अमोघवर्ष ने 64 वर्षों तक शासन किया, 64 वर्षों तक शासन किया, किंतु उसके स्वभाव के कारण उसने युद्ध के बजाय धर्म और साहित्य की खोज को प्राथमिकता दी। वह स्वयं एक लेखक था। अमोघवर्ष था वो एक लेखक था और उसने कवि राजमार्ग के नाम से काव्यों पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो अमोघवर्ष था, ठीक है, उसने कवि राजमार्ग के नाम से काव्यों पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखी। वह एक महान निर्माता था। ऐसा कहा जाता है कि उसने राजधानी नगर मान्यखेत को इंद्र के नगर जैसा उत्कृष्ट बनाया था। 89 का हमारा सी सही है। 90 देखते हैं। भीमबेटका की शैल कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातात्विक V.S. वार्णक्कर द्वारा की गई थी। दूसरा, भीमबेटका के मध्य पाषाण युग के चित्र उत्तर पुरापाषाण युग के चित्रों से छोटे हैं। तीसरा, मध्य पाषाण युगीन चित्र कलाओं में पशुओं को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्यों को कलात्मक रूप से साज सज्जा के साथ
सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। तो बताना है कौन से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2 3, सी 1 2 3, डी 1 और 3। तो देखिए 19 का हमारा सी सही है, मतलब सारे ही सही हैं। लेकिन देखिए इसमें भी थोड़ा सा अजीबोगरीब सा लिखा हुआ है, तो इसको हम रीड नहीं करते हैं, मैं आपको वैसे ही आंसर बता देती हूँ। तो 90 का हमारा सी सही है, मतलब तीनों ही सही है। तो भीमबेटका देखिए कि जो शैल कला थी, तो भीमबेटका जी की जो गुफाएं थी उसकी खोज जो पुरातात्विक थे वी.एस. वाडक्कर ने की थी, ये सही है पहला। दूसरा सही है कि भीमबेटका के जो मध्य पाषाण युग के चित्र थे वो उत्तर पुरापाषाण युग के चित्रों से छोटे थे। तीसरा भी सही है कि मध्य पाषाण युगीन चित्रकलाओं में पशुओं को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्यों को कलात्मक रूप से साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो तीनों ही सही है। अब देखिए यहाँ पर एक पेज मिसिंग है, आप देख सकते हैं 90 के बाद सीधे 97 है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वहाँ से ऐसा ही डाउनलोड हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग 97 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पुर्तगाली यात्री था जिसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। दूसरा, उसने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी। तीसरा, उसने नालियों और तालाबों पर सिंचाई प्रणाली, विजय के भवन या महानवमी डिब्बा और बाजार के बारे में सुस्पष्ट विवरण दिया था। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। ए, निकोलो डी कोंडी, बी, डोमिंगो पायस, सी, कॉलिन मैकेंजी, डी, अफानासी निकितिन। 97 का मैं पूरा आंसर नहीं दिया है, बट आधा दिया है, तो इसका बी सही है, सॉरी। 97 का हमारा बी सही है। यहाँ पे जिस पुर्तगाली यात्री जो 16वीं शताब्दी में आया था विजयनगर साम्राज्य के दौरान, तो डोमिंगो पायस आया था, उसकी बात हो रही है। अब 98 देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस प्रणाली का उपयोग अकबर ने एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए किया था। दूसरा, जात एक अधिकारी के व्यक्तित्व पद को दर्शाती थी और सवार मनसबदारों द्वारा रखी जाने वाली सैन्य टुकड़ियों के आकार को संदर्भित करता था। तीसरा, मनसबदारों को केवल भूमि जागीर हस्तांतरण के रूप में ही भुगतान किया जाता था। उनमें से कौन सा सही है। ए केवल 1 2, बी केवल 1 3, सी केवल 2 3, डी 1 2 3। 98 का हमारा ए सही है। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और एक मजबूत सेना के साथ उस पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहता था। इस प्रयोजन के लिए अमीरों के साथ साथ अपनी सेना को भी संगठित करना उसके लिए आवश्यक था। अकबर ने इन दोनों उद्देश्यों को मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से पूरा किया। ठीक है, तो अकबर जो था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए देखिए अच्छी सेना तो चाहिए ही है। ठीक है, तो अमीरों के साथ साथ सेना को भी संगठित करना था, तो इसके लिए उसने मनसबदारी प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक पद मनसब आवंटित किया जाता था। जो एक अधिकारी था उसको एक पद दे देते थे जिसका नाम था मनसब। सबसे छोटे रैंक या पद के लिए 10 मनसब दिए जाते थे। सबसे जो छोटे रैंक का होगा उसको 10 मनसब दिए जाते थे, और अमीरों को अधिकतम 5,000 मनसब दिए जाते थे। तो अधिकतम कितने, 5,000 मनसब जो अमीर होते थे उनको। राजवंश के राजकुमारों को भी उच्च मनसब प्रदान किए जाते थे। राजकुमारों को भी मनसब देते थे। अकबर के अधीन मनसब प्रणाली क्रमबद्ध रूप से विकसित हुई। आरंभ में केवल एक पद मनसब होता था। 40वें वर्ष 1594 से 95 पदनामों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जात और सवार। मतलब ये प्रणाली आगे विकसित हुई। इसको नामों को 2 वर्गों में विभाजित किया, जात और सवार। जात शब्द से तात्पर्य व्यक्तिगत पदवी से होता था। जात वर्ड का मतलब क्या था, उनकी व्यक्तिगत पदवी। यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता था। उसकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है, इसके आधार पर ही उसके वेतन भी निर्धारित होता था। इसके आधार पर उसका वेतन निर्धारित होता था। सवार रैंक एक व्यक्ति द्वारा रखे गए घुड़सवारों सवार की संख्या को इंगित करता था। सवार रैंक मतलब उसने कितने घुड़सवार रखे हैं। जात मतलब उसकी व्यक्तिगत पदवी क्या है। एक व्यक्ति जिसे अपने जात पद के अनुसार सवारों को रखने की आवश्यकता थी। ठीक है, उसे अपने जो जात पद, जो उसकी व्यक्तिगत पदवी थी, उसके अनुसार सवारों को रखने की आवश्यकता थी। उसे पदों की पहली श्रेणी में रखा जाता था। देखिए, एक व्यक्ति जिसे अपने जात के अनुसार सवारों को रखने की आवश्यकता होती है उसे पदों की पहली श्रेणी में रखा जाता है। यदि वे आधे से अधिक सैनिक रखता है तो उसे दूसरी श्रेणी में, और यदि वे आधे से कम सैनिक रखता है तो उसे तीसरी श्रेणी में स्थान दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मनसब में 3 श्रेणियाँ थी। सैनिकों के वेतन को मनसब के वेतन से जोड़ा जाता था।
ठीक है, जिसका भुगतान एक जागीर देकर किया जाता था। कभी कभी मनसबदारों को नकद भुगतान भी किया जाता था, मतलब उन्हें ज़मीन भी देते थे और नकद भी। ये सोचना गलत होगा कि अकबर को जागीर व्यवस्था पसंद नहीं थी और उसने इसे समाप्त करने की कोशिश की, किंतु चूंकि इस व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थी इसलिए वह असफल रही। एक जागीर के तहत धारक को कोई वंशानुगत अधिकार प्रदान नहीं किया जाता था और ना ही क्षेत्र में कोई भी मौजूदा अधिकार को भंग किया जाता था। इसका केवल इतना अर्थ था कि राज को देय भू राजस्व का भुगतान जागीरदार को किया जाना था। ठीक है, तो उसको कोई वंशानुगत अधिकार प्रदान नहीं किया जाता था जागीरदार को। इसलिए 98 का केवल ए सही है, एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। अब 99 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाध्यक्ष होता है। तीसरा, किसी राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर खोज सह चयन समितियों द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में से वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल तीन या कोई भी नहीं। 99 का हमारा बी सही है। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने 2 विधेयक पारित किए हैं। ये विधेयक 13 राज्य विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति की राज्यपाल की शक्ति को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने की मांग करते हैं। ठीक है, तो जो ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु विधानसभा ने 2 विधेयक पारित किए हैं। ये विधेयक क्या है, जो 13 राज्य विश्वविद्यालय उसके जो वाइस चांसलर की नियुक्ति की जो राज्यपाल की शक्ति है उसको राज्य सरकार को स्थानांतरित करने की मांग करते हैं। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, ना कि राज्य सूची में, किंतु संघ सूची की प्रविष्टि जो 66 है उस शिक्षा या अनुसंधान संस्थान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में से मानकों का समन्वय और निर्धारण केंद्र को उस शिक्षा पर पर्याप्त अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 और अन्य विधियों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के पदेन कुलाध्यक्ष विजिटर होते हैं। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाध्यक्ष होते हैं। चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा कुलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्तियों के मामले में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी मानक निर्धारण की भूमिका निभाता है। यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अनुपाय विनियमन 2018 के अनुसार कुलाध्यक्ष चांसलर अधिकांश राज्यों में राज्यपाल खोज सह चयन समितियों द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में से वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। उस शिक्षा संस्थानों विशेष रूप से जो यूजीसी में वित्त प्राप्त करते हैं उसके लिए इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। समान तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में इसका पालन बिना किसी बाधा के किया जाता है, किंतु कभी कभी राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। 99 का हमारा बी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। अब 100 देखते हैं। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिन्हें अकबर के दरबार में जरीन कलम के नाम से भी जाना जाता था, वह थे एक चित्रकार, बी एक कवि, सी एक सुलेखक, डी एक मूर्तिकार। तो 100 का हमारा सी सही है। मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी 1575 से 1605 ईस्वी सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध सुलेखक कैलीग्राफर थे। अकबर ने उन्हें जरीन कलम, स्वर्ण कलम की उपाधि दी थी। उन्होंने जहांगीर के दरबार में भी कार्य किया और उनके द्वारा अभिलिखित कृति 1580 से 1608 ईस्वी के मध्य की है। वह नस्तलिक सुलेखन शैली के उस्ताद और अब्द अल अजीज़ के शिष्य थे। आईने अकबरी में अब्दुल फजल उनकी लिखावट की तुलना मीर अली से करते हैं। तो 100 का हमारा सी सही है। सॉरी कि आज कुछ क्वेश्चंस बीच में नहीं थे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, ध्यान से पढ़िए। अगर आपके कम ठीक हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा रिवीजन करिए, देखिए। एंड अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं। बस ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी। शांत मन से रिवीजन करिए, ध्यान से पढ़िए और देखिए आपका अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।